शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित। ये है प्रगति पथ के सफर के कुछ पड़ाव। सफर जारी है, जन जन के लिए, जन जन के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार, सतत विकास, संवेदनशीलता के साथ। सीएक लाई है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, बहुत मुश्किल है कहना क्या सही है क्या गलत यारो। है अब तो झूठ की भी सच के जैसी शख्सियत यारो। सियासत की जमीन में है न जाने क्या फिसत यारो। दोस्तों, इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासी सरजमी में तूफान सा आया हुआ है। किसानों के नाम पर संवेदनाओं की बाढ़ सी आ गई है। रामनवमी के बाद अब राजनीति की रामलीला छिड़ गई है, जहां खादी के लिबास में नजर आने वाला हर शख्स किसानों के सगे होने का दम भर रहा है। खुद को किसान हितैषी साबित करने की होड़ सी लगी हुई है। अब तो बेचारा भोला भाला किसान भी कंफ्यूज हो गया है कि असल में कौन उसका हमदर्द है, कौन दुश्मन, क्योंकि सभी किसानों के नाम पर ही अपनी अपनी सियासत चमकाते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि सूखे की मार से सिसकते सहमते किसानों को राहत देने के लिए बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र पर भी सियासत भारी रही। एक तरफ विपक्ष अन्नदाताओं के बढ़ते आत्महत्या के मामले और सूखे पर चर्चा के लिए अड़ा रहा, तो दूसरी तरफ सरकार भी सिर्फ राहत की बात करने पर अडिग रही। लिहाजा एक दिन के सत्र के दौरान भी शोर शराबा और आरोप प्रत्यारोप का जमकर दौर चला। ऐसे में चर्चा आज इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। राजगढ़ में इलाज के अभाव में 23 साल के युवक ने तोड़ा दम। राज एक्सप्रेस के कैमरे में कैद हुआ मौत का वीडियो। विधानसभा के विशेष सत्र में भी गूंजा सुरेश की मौत का मामला। कांग्रेस विधायक मुकेश नायक ने सरकार पर साधा निशाना, बोले प्रदेश में रोज मर रहे हैं मरीज। सूखे और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र, सदन में 8000 करोड़ का अनुपूरक बजट किया गया पेश। सदन में शिवराज की विपक्ष को दो टूक, किसानों के मुद्दे पर घटिया राजनीति न करे विपक्ष, सरकार का साथ देने की अपील की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आउटसोर्सिंग के विरोध में सड़क पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता, पुलिस ने किया हल्ला बल प्रयोग। जसपुर में स्काउट गाइड के शिविर में नदी में डूबने से हुई 2 छात्रों की मौत। घटना से नाराज लोगों ने सौ रखकर किया प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उज्जैन में एक बार फिर पुलिस ने निकाला गुंडों का जुलूस, कान पकड़कर लगवाई उठक बैठक, आपस में एक दूसरे को थप्पड़ भी लगवाए। भोपाल में कमर्शियल टैक्स विभाग का ज्वेलर्स की दुकानों पर छापा, अधिकारियों ने सराफा व्यापारी के खगाले दस्तावेज, कार्रवाई के दौरान मीडिया पर भड़के व्यापारी। त्योहार के सीजन के बीच इंदौर से 2000 किलो नकली मावा जब्त, गुजरात के अहमदाबाद से इंदौर लाया जा रहा था मावा। स्वराज एक्सप्रेस की खबर का एक बार फिर हुआ असर, कोरबा के मारुत पावर प्लांट में हुए हादसे में दर्ज हुई एफआईआर। 28 अक्टूबर को हुए हादसे में मारे गए थे 3 मजदूर। Program is sponsored by CXCT. तो टपकती है छत उसके कच्चे घर की,
फिर भी वो बारिश की दुआ करता है, लेकिन संकट के इस कठिन समय भी उस किसान को राजनीतिक दल सिर्फ सियासत का मोहरा ही समझते हैं। सरकार आती है और चली जाती है, किसान वहीं का वहीं रह जाता है। कभी जय जवान जय किसान के नारे लगाकर, तो कभी हलधर को ही चुनाव चिन्ह बनाकर चुनाव जीत लिया जाता है। पर किसान की हालत जस की तस रहती है, ढाक के 3 पात की तरह। फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय हमारे रहनुमाओं के दौरों का दौर शुरू हो जाता है। नारे लगाए जाते हैं, उम्मीदों के बड़े बड़े बीज बोए जाते हैं, सिर्फ बोए जो कभी फल न दे। और किसान हालात के दबाव में दबता जाता है, कर्ज के जाल में फंसता जाता है, और आखिर में जिंदगी बोने वाला किसान खुद ही जिंदगी की जंग हार जाता है। और अफसोस उसके मरने के बाद भी उसके नाम पर होती है तो सिर्फ बेरहम सियासत। तो किसान हलाकान और सूबे में सियासी तूफान। जी हां, सूबे में सूखे की मार झेल रहे किसानों को अभी भी कोई खास राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। भले ही किसान हितैषी माने जाने वाले सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों की मदद के लिए तत्पर नजर आ रहे हों, लेकिन बेरहम सियासत किसान और राहत के बीच बड़ी बाधा बनती जा रही है, जिसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली किसानों की मदद के नाम पर बुलाए गए विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में, जहां सूखे से निर्मित स्थिति के समाधान और किसानों के मुद्दे पर बातचीत की बजाय कुछ हुआ तो पक्ष विपक्ष में तीखी तकरार और आरोपों की बौछार। हालांकि इस बीच वित्त मंत्री जयंत मलैया ने 8,407 करोड़ रुपए का विनियोग विधेयक जरूर पेश किया, जो किसानों के लिए सुकून भरी खबर रही। सूखे पर सियासी तूफान, पक्ष विपक्ष में तीखी तकरार। जी हां, सूखा प्रभावित किसानों को फौरी राहत देने के लिए बुलाए गए विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक ही काफी हंगामेदार रही, जहां सदन का पट खुलते ही एक बार फिर शोर शराबे और आरोप प्रत्यारोप की पुरानी परंपरा ही देखने को मिली। पहले निधन की सूचना में किसानों को शामिल किए जाने की मांग को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने पखेड़ा खड़े करते हुए सदन की कार्यवाही को बाधित रखा। कांग्रेस का कहना था कि जब पेटलावद ब्लास्ट और हरदा रेल हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देने की बात एजेंडे में शामिल है, तो किसानों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं। और फिर जवाब में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कांग्रेस पर किसानों के संवेदनशील मुद्दे पर भी ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। एक तरफ कांग्रेस सूखे पर चर्चा के लिए अड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि सूखा समस्या है और राहत समाधान है, इसलिए राहत पर बात करना ज्यादा जरूरी है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कई बार विपक्ष से किसानों को राहत देने में बाधक न बनने की अपील की। कांग्रेस के जमाने में मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में भी हमको केवल एक साल 377 करोड़ के आसपास की राशि केवल एक साल मिली थी। बाकी जो हमारा NDRF का जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा होता था, उसके अलावा कभी उस समय हमको नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली। केवल एक बार वो राशि दी थी जब आज के राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे, लेकिन इस समय हम पूरा प्रयास करेंगे कि केंद्र से भी सहायता। जो सर्वे हो रहा है देहातों में, उसमें स्पष्ट तहसीलदार पटवारी ये कह रहे हैं कि उनको ऊपर के अधिकारियों से ये निर्देश है कि बहुत सीमित मूल्यांकन करना है, केवल औपचारिकता पूरी करना है। ये सदन जो आज हुआ है केवल औपचारिकता मात्र है, इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं। सूखे की समस्या और समाधान के सवाल को लेकर सदन में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार तीखी नोक-झोंक का दौर चलता रहा। इसी बीच वित्त मंत्री जयंत मलैया ने 8,407 करोड़ रुपए विनियोग विधेयक पेश कर दिया, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति भी जताई। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नियमों को शिथिल कर ये विशेष सत्र सिर्फ किसानों की राहत के लिए बुलाया गया है। सर, सरकार तैयार है चर्चा की? नहीं। क्या बोला सर? सरकार ने मना कर दी। हम भी लाए, उन पर चर्चा होगी। क्या करेंगे सर आप आगे, क्या रोके आपके? अब आगे चर्चा में तो भाग ले गए, ये हमारा कमिटमेंट है। हमने
आपने बुलवाई है विधानसभा। विनियोग इतना व्यापक शब्द है कि उस पर चर्चा करें। हमने उनसे आग्रह भी किया, जिस पर चर्चा करना चाहते हैं करें। कुल मिलाकर किसानों के कष्टों को कम करने के लिए बुलाया गया राहत सत्र भी स्वार्थ की सियासत के नाम ही रहा। एक तरफ विपक्ष समस्या पर बहस करने की मांग पर अड़ा रहा तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी समाधान पर चर्चा करने की बात पर अडिग बना रहा, जिसके चलते एक दिन के सत्र में भी खूब हंगामा बरपा। कई दफा किसानों के मुद्दे भी अहम की आपसी लड़ाई में दफन होते दिखे। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या एक दिवसीय विशेष सत्र माटी पुत्रों के जख्मों पर लगा पाएगा मरहम, और क्या पक्ष और विपक्ष का अड़ियल रवैया किसानों की तकलीफें कम करने की बजाय बढ़ा रहा है उनकी मुश्किलें। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब सूखे को लेकर बुलाए गए सत्र में भी शुरू हो जाए बेरहम सियासत, अहम की लड़ाई में विपक्ष भूल जाए असल मकसद और किसानों की सहायता के बजाय करने लगे खिलाफत, तो सवाल उठते हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में शोर शराबा और हंगामा कितना जायज? क्या एक दिन के सत्र से किसानों के जख्मों पर लगेगा मरहम? क्या सरकार के फैसले उपचुनाव पर भी डालेंगे असर? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले रामनिवास रावत जी, जो कांग्रेस के विधायक हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं चौधरी मुकेश चतुर्वेदी जी, जो बीजेपी के विधायक हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास में। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मुकेश जी हमारा आपसी, क्या आपको लगता है इस विशेष सत्र के बुलाने के बाद किसानों को कोई राहत मिल पाएगी? जो धरातल पे आपकी ये राहत राशि पहुंच पाएगी? नहीं, विशेष सत्र बुलाने से राहत ही नहीं, बहुत दीर्घकालिक राहत मिलेगी। आप ये देखिए, जो योजनाएं आज प्रस्तावित की गई और जो किसानों के हित में जो बातें की गई सरकार के द्वारा, और जो सरकार ने जितने भी राहत राशि आज घोषित की 8,400 कुछ करोड़ की, निश्चित रूप से ये मुख्य मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार का ये है कि किसान, भले हमारी साल चली जाए लेकिन किसान जीवित रहना चाहिए। अगले साल पूरी साल बचनी चाहिए और अगले साल के लिए किसान निरंतर हतोत्साहित न होते हुए पूर्ण फसल फिर से ले। इसलिए ये जो प्रावधान किए गए हैं बजट में, और ये विशेष सत्र, ये इतिहास है। आप ये देखिए कि पूरे भारत में कभी, और इससे पहले बहुत सी सरकारें रहीं, कभी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया और ना ही इस तरह का कोई विशेष सत्र सिर्फ किसानों की समस्याओं के लिए कभी बुलाया नहीं गया। तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। और किसानों का समस्या के लिए तो बुलाया गया, लेकिन आप भी ये जान रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया है, अनुपूरक बजट पेश किया गया है, उसमें अन्य भी बहुत सारे खर्च है, केवल किसानों के लिए नहीं है। नहीं, उसमें संपूर्ण लगभग 95% सिर्फ किसानों के लिए जी। आप उसको देखें, उसको विच्छेद करके देखें उसको आप जी, तो उसमें आप देखेंगे कि 90% लगभग 90 से 95% किसानों के लिए है और सिर्फ किसानों के लिए। चूंकि एक विशेष सत्र था तो सरकार ने छोटी मोटी कुछ जरूरतें अपनी जो पेंडिंग थी उनको पूर्ति की, बाकी 95% उसमें पूरा जो प्रावधान रखा गया था किसानों के लिए रखा गया था और सूखा पीड़ित किसानों के लिए रखा गया। चलिए मुकेश जी, हम आपके पास फिर आएंगे। आप कितनी सच्चाई है इस सत्र में? हमारे साथ कांग्रेस के विधायक है रामनिवास रावत जी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं रावत जी, मुकेश जी ने अभी जो बात कही, आप उससे कितना सहमत हैं? मुकेश जी ने जो बात कही है कि विधानसभा सत्र जो हाउस किया गया है, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की परिस्थितियाँ कभी निर्मित नहीं हुई कि सरकार के पास किसान को देने के लिए अपने पास पैसे ना हो, और पैसा न होने की स्थिति में आपने सत्र तो आहूत किया सूखा राहत पर चर्चा के नाम पर। हमारे पास समस्त प्रदेश के विधायकों के पास, भाई मुकेश जी के पास भी परिपत्र पहुंचा होगा कि विशेष सत्र एक सूखा राहत पर चर्चा के लिए एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है। विनियोग विधेयक आवश्यक था क्योंकि किसानों के लिए राहत राशि का वितरण किया जाना था, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सूखे पर भी पर्याप्त चर्चा कराया जाना चाहिए थी। जो सरकार ने नहीं कराई उससे बचे और केवल विनियोग विधेयक पारित कराया। विनियोग विधेयक को भी हमने सर्वसम्मति से पारित किया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि एक तरफ फौरी तौर पर जो आकलन किया 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान प्राथमिक सर्वे में मुख्यमंत्री जी ने माना है जी, और 12,000 के बाद जो अभी 8,700 कुछ करोड़ की राशि आज प्राप्त की है, इसमें से
1000 1500 करोड़ तो अन्य मदों की है, 7000 करोड़ लगभग किसानों को राहत राशि बांटने के रूप में है जी। इसके बाद 5000 7000 करोड़ जो और राशि है, जो नुकसान है, उसकी भरपाई कहां से करेंगे, ये बात मुख्यमंत्री जी ने नहीं बताई। नहीं आज विपक्ष ने कोई सियासत करने का प्रयास किया है, नहीं कोई राजनीतिक पक्ष लेने का प्रयास, राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया है, लेकिन जिस तरह से किसान के साथ खड़ा होना चाहिए था। कल मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के दल की बैठक में जिस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने खड़े किए कि किस तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अधिकारी के भ्रष्टाचार पर अंकुश। आप विधायक दल की बैठक की बात आपको कैसे मालूम? भाजपा विधायक दल की बैठक? ये पेपरों के माध्यम से पता लगा, ये पेपरों के माध्यम से पता लगा। उसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा भी ये बात उठाई गई कि अगर सभी प्रदेश की सभी तहसीलों को सूखा पीड़ित घोषित करेंगे तो हमारे पास केवल वेतन के लिए पैसा रह जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, निश्चित रूप से हम चाहे कांग्रेस पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, हम सबकी चिंता होनी चाहिए और हमें हमेशा अपने राजनीतिक मुद्दों से, राजनीतिक हितों से ऊपर उठ करके कि प्रदेश के किसान कैसे स्वावलंबी बने, हम इस बात को उठाने की हमने प्रयास किया, लेकिन इसके लिए हम कभी सहमत नहीं हो पाए। किसानों के नाम पर हम राजनीतिक रोटी या राजनीति करने का जो काम करते हैं निश्चित रूप से चिंताजनक है, निंदनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, इतने जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर कई चीजें देखें कि किसानों की फसलें नष्ट होने के कारण आज हमने ये बात उठाई भी, लेकिन किसी ने सबने अनसुना कर दिया सत्ता पक्ष के मद में कि किसानों के ऐसे बच्चे जो बीएड में पढ़ रहे हैं, डीएड में पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उन्होंने आधी 50% फीस जमा कर दी, उनकी आगे की फीस जमा नहीं हो पा रही है, उन्हें कॉलेजों से निकाला जा रहा है और ना ही वो राशि वापस कर रहे हैं। उनके बारे में हम सबकी चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर पाए। राहत राशि बंटने की बात हमने कही, हमने कहा बैंकों में आप भेजते हो, बैंकें और पुराने कर्जों में काट लेती हैं, इसको रोकने की बात होना चाहिए थी। तो मुख्यमंत्री जी ने ये हम प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा हम किस तरह से। रावत जी, हम आपके पास फिर आएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये विशेष सत्र बुलाया, कम से कम किसानों के, जैसे मुकेश जी ने कहा कि पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि सिर्फ किसानों के लिए विशेष सत्र बुलाया गया, क्या उसको आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं? नहीं, इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। पिछली बार भी 24 मार्च 2015 को भी एक दिवसीय सत्र बुलाया गया था, वो भी किसानों के लिए बुलाया गया था। ये पहली बार नहीं, उस समय भी अनुपूरक प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आज से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज से पहले इस तरह की स्थिति कभी प्रदेश में निर्मित हुई ही नहीं है कि इतनी बड़ी भयावह आपदा पूरे प्रदेश में आई हो और सरकार के पास किसान को राहत देने के लिए राशि नहीं बची हो। या तो इतनी आपदा आई नहीं हो, जितनी थोड़ी बहुत आपदा आई कि हमेशा राहत राशि की व्यवस्था सरकार के पास रही। आवश्यकता होती, उस समय भी आवश्यकता होती तो उस समय भी बुलाया जाता, और बुलाया जाना चाहिए, उसमें कोई इसे हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जिस तरह से निश्चित रूप से इसके लिए हमने साधुवाद भी दिया है, आगे आकर के साधुवाद दिया है, हम इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जिस तरह से सत्र बुलाने का परिपत्र जो 320 एमएलए को, 230 एमएलए को भेजा, उस परिपत्र में सत्र की कार्यवाही का निष्पादन के विषय केवल सूखे पर, प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा, उसको बिल्कुल पूरी तरह से सत्ता पक्ष ने भुला दिया गया। तो आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था, सूखे पर भी चर्चा होती, विनियोग विधेयक प्रस्तुत होता, उसमें से बातें निकल के आती, और जो सत्ता पक्ष चाहता, विपक्ष भी चाहता कि किस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष को मिलकर के किसानों की समस्या के निदान की स्थिति में पहुंचना चाहिए कि हम कैसे आत्महत्याओं को रोकें, किस तरह से आत्महत्याओं का रोकने का प्रयास करें। भाई कभी कभी हमें ये लगता है कि बड़े शर्म की बात है, हमने ब्लास्ट में हुई मौतों की श्रद्धांजलि की बात, पटेलावद ब्लास्ट की मौतों की श्रद्धांजलि की बात उसमें कार्यसूची में ला दी। हमने रेल दुर्घटना में हुई मौतों की श्रद्धांजलि की बात कार्यसूची में ला दी। क्या किसान हमारे जो अन्नदाता हैं, जो हमारी धमनियों में रक्त बह रहा है, ये रक्त का निर्माण अगर होता है तो ये इसके लिए किसान के और किसान द्वारा उत्पादित अन्न के माध्यम से होता है। किसान, इसीलिए हम किसान को भगवान कहते हैं, इसीलिए किसान को भगवान का रूप मानते हैं कि अन्न ब्रह्म है और ये ब्रह्म संचालित होता है, किसान द्वारा पैदा किए हुए अन्न से होता है। जी रावत जी, हमारे पास फिर आएंगे, अभी बहुत समय है आपको और हम उत्तर लेने के लिए। आपने चूंकि बात कही, हम मुकेश जी के पास जाएंगे, लेकिन अग्निहोत्री जी, आपने पूरी आज सदन की दिन भर की कार्रवाई देखी है और आप बहुत लगभग 30 सालों से विधानसभा की कार्रवाई देखते रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते रहे। इस
पूरे जो चर्चा हुई दिन भर सदन में और जो हमारे अतिथियों ने जो अपने अपने पक्ष रखा, उन पूरे के बारे में आपका क्या कहना? त्रिपाठी जी, सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं है, सरकार की मंशा बहुत सही, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर मैं मौजूद था पत्रकार दीर्घा में, जिस तरह सदन के अंदर इस बात को का श्रेय लेने की होड़ मची हुई थी कि किसान हितैषी कौन और किसान विरोधी कौन। कई बार सत्ता पक्ष की ओर से भी शुरुआत में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से बड़े महत्वपूर्ण लोगों द्वारा कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को, कम से कम कांग्रेस को उकसाने का प्रयास हुआ। राजनीति को लेकर के भी जिस तरह वो अवरोध पैदा कर रहे थे, व्यवधान पैदा कर रहे थे, उसको लेकर के भी बात हुई। लेकिन आज एक अच्छी बात मैंने ये देखी कांग्रेस पक्ष में कि सबने एक दूसरे को बैठाने का काम किया कि आप बैठिए और शोर शराबा नहीं कीजिए, वरना चर्चा नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है उनकी मंशा शायद ये रही होगी। तो जिस तरह से आज कांग्रेस का बिहेवियर था, मैं बड़ा प्रशंसक सा बन गया, मतलब क्योंकि इससे पहले जो सदन में होता रहा, जिस तरह से हो हल्ला हुआ, सदन चला नहीं, जितने दिन का सदन था उससे पहले स्थगित हो गया अपना काम निपटा करके, तो आज जरा अच्छा लगा। हालांकि चर्चा बड़ी नीरस थी, लेकिन फिर भी कुछ सुझाव बहुत अच्छे आए। वो सुझावों पर यदि अमल किया जाए, हालांकि आज जो प्रोविजन किया गया है त्रिपाठी जी, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, बहुत कम है। जिस तरह का नुकसान है और जिस तरह आकलन किया जा रहा है, दोनों में इतना फर्क है कि मुझे लगता है कि ये बहुत कम है और सरकार को और कहीं से व्यवस्था करनी चाहिए थी। क्योंकि यदि यही केंद्र में दूसरी सरकार होती तो शायद चीफ मिनिस्टर अनशन पे बैठ जाते, धरना देते। लेकिन अब चूंकि एक जैसी ही सरकार केंद्र में और मध्य प्रदेश में है, इसलिए शायद ये तकलीफ हो कि किस तरह से उनसे पैसे मंगाएं। तो शायद ये उनके सामने धर्म संकट हो। तो मुझे लगता है कि केंद्र से पैसे मंगाने का जतन पूरे जोर शोर से किया जाना चाहिए। क्योंकि अब चौधरी साहब हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए की गवर्नमेंट में हमको 376 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन अभी 1.5 साल में केंद्र से क्या मिला, क्यों नहीं मिल रहा, मुकेश जी के पास चलेंगे। लेकिन हमारे साथ दर्शक हैं सिलवानी से राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी मेरा सवाल आदरणीय पत्रकार महोदय से है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि प्राकृतिक आपदा में किसानों को माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री महोदय भरपूर मदद दे रहे हैं कि नहीं? मतलब वो मेरा ये है कि वो किसानों के साथ हैं, हमारे मतलब भाजपा की सरकार किसानों के हितार्थ विचार करती है या नहीं? जी अग्निहोत्री जी, आप उत्तर दे दें संक्षेप में। मैं समझता हूँ आपके दर्शक का सवाल बहुत सही है। जी, मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि किसानों को भरपूर मदद दी जाए, लेकिन उनका खजाना सीमित है, उनके पास पैसा सीमित है, तो इसलिए शायद उनके हाथ कुछ बन जाते होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा पे कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को दिया जाए। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी सरकार नहीं चाहती। बिल्कुल, आपने सही उत्तर दिया। मुकेश जी, बात चूंकि उधर से भी आई, इधर से भी आई, आपके मुख्यमंत्री जी ने भी कहा केंद्र से 1.5 साल लगभग होने को आ रहे हैं, केंद्र से क्यों नहीं मदद मिल रही? जबकि आप नारा तो होता है कि देश में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, नगर में हमारी सरकार। नहीं, अब उसमें पहले तो मैं माननीय रावत जी की बात का जवाब दे दूं जी कि कल विधायक दल की बैठक में मैं भी वहां था जी। जैसा रावत जी ने कहा, ऐसी कहीं कोई न बातचीत हुई और न इस तरह सिर्फ किसानों के संबंध में चर्चा हुई। और रावत जी ने खुफिया सूत्रों से कहीं अब पता नहीं कौन से खुफिया सूत्र हैं, लेकिन मैं तो चूंकि वहाँ मौजूद था और बड़े सत्यता से बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी चर्चा हुई। अब हर विधायक की बात सुनना, ये तो विधायक दल की अच्छाई की बात है जी। और विधायकों ने मन की बात कही और बहुत अच्छे मन से कही, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारा जो नेतृत्व है उसने पूरी बात सुनी और उस पर बहुत कुछ आज विधानसभा में अमल होता हुआ दिखा जी। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि दूसरी बात, माननीय रावत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं। मैं उसमें बता दूं आपको, बात बिजली विभाग की आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि अगर आप और हम बिजली विभाग की वसूली पर जोर नहीं देंगे, ये सभी माननीय विधायकों, सभी सदस्यों से उनका कहना था। और आज उन्होंने विधानसभा में भी ये बात, अगर रावत जी थे वहाँ, इनने सुना पूरा भाषण, बहुत शानदार भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, वेरी इंप्रेसिव। तो उसमें उन्होंने स्वयं विधानसभा में भी कहा कि अगर अपन सिर्फ और सिर्फ लोगों को अकर्मण्य बनाते रहें कि लोगों से वसूली ना करें, कब तक सरकार, कोई भी सरकार, चाहे किसी की सरकार हो,
कब तक फ्री बिजली देने की कृपा की जा सकती है। तो कुछ वसूली पर जोर देकर उस तात्पर्य में उन्होंने उस तत्व के आधार पर उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति ना आए कि अपन सभी माफ करते चले जाए और सिर्फ तनख्वाह बांटने की बात रह जाए। तो इसमें कहीं कोई विवाद वाली हमारा सवाल मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। आप जो बात कह रहे हैं केंद्र शासन की, जी माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि अभी केंद्र भी और हमारी संपूर्ण पार्टी लगभग बिहार चुनाव में व्यस्त थी। हाँ। आपने भी देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विगरस वहां पर कन्वेंसिंग की। तो हो सकता है इस बीच में समय ना मिला हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के दूसरे हमारे साथी जाएंगे और निश्चित रूप से भारत शासन, माननीय मोदी जी की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को, और ऐसा नहीं, मोदी जी की सरकार संपूर्ण देश के किसानों के लिए हितकर है और उनकी जो योजना आपने कहा वो बिजी थे बिहार चुनाव में, ये पैसा अगर आपको राहत पैकेज देना है तो उसमें वहां बिहार से भी आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बिहार से एक संदेश जाता है और तुरंत रिलीज हो जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वे टीम भी जा चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक कोई सर्वे टीम भी केंद्र से नहीं। जैसा अभी त्रिपाठी जी जो बात अभी रावत जी ने कहा कि 1200 करोड़ का आकलन, इनिशियल आकलन माना गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से, मध्य प्रदेश शासन ने अपनी तरफ से 8400 करोड़ का कुछ पैकेज रखा है आज। तो अब जो बचे 12,000 करोड़ 12,000 तो उसमें 8,400 करोड़ मध्य प्रदेश शासन ने अपनी तरफ से निर्धारित किया। 7,000 ही है जी। हाँ, लगभग उसमें कुछ 5,000 करोड़ का समायोजन है, वो भी किसानों के हित में ही है वो समायोजन जो है। तो अब शेष जो बचेगा निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र से चर्चा करेंगे और जो उनके खुद के रिसोर्सेज भी होंगे उससे भी उसका वो किया जाएगा। किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में कह चुके हैं, विधायक दल में अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा, और सरकार की संपूर्ण मंशा है कि किसानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। किसान को, अन्नदाता को दुखी नहीं होने दिया जाएगा, उसको जीवित रखने का संपूर्ण और बिल्कुल प्रयास। उन्होंने कहा कसर नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन जब आपकी जेब खाली है तो क्या करेंगे आप? हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ दर्शक है दमोह से प्रदीप राज जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, जो आज किसानों को ध्यान में रखकर जो विशेष अनुपूरक बजटीय सत्र बुलाया गया है जी, इसमें जो किसानों पर अधिकांश राशि खर्च की गई, लगभग 7,000 करोड़ रुपये, लगभग 7,000 करोड़ उनके लिए है विशेष तौर पे जी। सर, तो इसके लिए अभी भी जैसे पेयजल की भी समस्या हो सकती है आगे, ये अति खराब सड़कें हैं और अन्य अति आवश्यक अनुदान है, इसके लिए राशि जुटाने के लिए भी कुछ क्यों नहीं चर्चा की गई है? जी मुकेश जी, चूंकि आपसे सवाल सत्ता पक्ष से हुआ है तो हम चाहेंगे आप उत्तर दे दें, लेकिन एक और हमारे दर्शक है, मुकेश जी एक और दर्शक है हमारे साथ, सतना से है नरेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि भाई साहब, जैसे शिवराज सिंह जी ये घोषणा तो किए हैं, मुझे मालूम है मिलेगा जी, मिलेगा जरूर, मुझे उम्मीद है शिवराज सिंह जी से जी। भाई साहब, ये कब तक में मिल जाएगा? अगर मिल जाए, लोगों की भी दिवाली, किसानों की भी मना ली जाए। जी, कब तक मिल जाएगा मुकेश जी, ये भी पूछा है। एक और दर्शक है गंज बासौदा से हमारे साथ, अपूर जी स्वागत है, अपना सवाल करें। मुख्यमंत्री जी दिल्ली में उपवास क्यों नहीं कर रहे? जी ठीक है, आपका भी सवाल आ गया मुकेश जी। हम चाहेंगे तीनों सवाल लगभग आपको ही इंगित करते हुए हैं, हम चाहेंगे संक्षेप में आप इनका उत्तर दे दें। प्रथम दर्शक ने जो बात कही जी कि इसमें सड़क और अन्य बातों की बात क्यों नहीं है, दूसरे निर्माण कार्य हैं, दूसरी विभाग हैं, वो प्रभावित होंगे। वो जो है आज विशेष सत्र मात्र और मात्र सूखा और किसानों के लिए था। इसमें चर्चा पेयजल में थोड़ा वो रखा गया है, वो भी सिर्फ सूखा राहत वाले क्षेत्रों में, मनरेगा में रखा है। लेकिन जो आगामी सत्र दिसंबर में आएगा, ये सब बातें उसमें डिस्कस की जाएंगी और उसमें प्रावधान किया जाएगा। जी, कब तक मिलेगा वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं दर्शक। ये तो बस सर्वे चल रहा है, सर्वे समाप्त होते ही आज बजट विधानसभा से पारित हो गया है जी, तो जैसे ही थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी होके और वितरण चालू हो जाए। उपवास की भी बात आई? नहीं, उपवास की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोदी जी बहुत संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं और उपवास की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भारत शासन मध्य प्रदेश शासन की दिक्कतों को देखते हुए संपूर्ण मदद करेगा। आप इतना मानिए। रावत साहब, आपने मुकेश जी ने जो अपने तर्क रखे हैं, हम चाहेंगे कि आप उनका उत्तर दें, लेकिन हम साथ में एक हमारा भी ये प्रश्न है। रावत जी ने एक बात और मैं 1 सेकंड और लूंगा। रावत जी ने एक बात कही थी कि पहले कभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। ऐसा नहीं, पहले भी सूखे पड़े हैं और पहले लोगों को 2 रुपए 5 रुपए के चेक दिए जाते थे, और मैं इसका गवाह हूँ जी, क्योंकि सन 90 से मैं भी यही देख रहा हूँ जी।
मतलब 2 रुपए और 5-5 रुपए 10-10 रुपए के चेक लोगों को आते थे। मुकेश तो जी इसलिए उनको बजट की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। 3 रुपए और 5 रुपए का चेक आपके अभी भी बटे हैं। आपको कहिए तो मैं फोटो कॉपी दिखाए। हरदा में 3 रुपए 70 पैसे का भी चेक आया है। नहीं, वो मुआवजे का नहीं आया है, वो आया है वो जो चेक जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो ये बीमा कंपनियों की कुछ लापरवाही हैं। वो बीमा कंपनी वो जो फसल बीमा है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, भ्रांतियां हैं, और वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी ये बात कही। अग्नोत्री जी वहां बैठे थे, उन्होंने भी सुना होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में ये बात कही कि बीमा जो फसल बीमा योजना है वो सही नहीं है और वो पूर्व से बनी हुई है। तो उसमें भी संशोधन की बात केंद्र शासन से हो चुकी है। उन्होंने ऐसा जिक्र भी किया कि माननीय मोदी जी से और माननीय जेटली जी से उनकी चर्चा हो चुकी है। तो उसमें भी संशोधन किया जाएगा और ये जो छोटे छोटे चेक आना निश्चित रूप से इस सरकार के द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। जी रावत जी, आपने तो इनके तर्क जो है उसका उत्तर देंगे ही। एक साथ में हमारा आपसे प्रश्न है, जो अभी फिलहाल जो मुआवजा राशि बढ़ाई गई है, जो कांग्रेस के समय थी लगभग उसका कई गुना बढ़ा दी गई है। आपके कांग्रेस के शासनकाल में ये माना जाता था कि और भी नहीं सुनी जाती थी। देखिए, इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि राजनीति में आने वाले लोगों को, जनप्रतिनिधियों को राजनीति से ऊपर उठ करके किसान के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर ये बात कहें, मैं ये कहने लगूं कि कांग्रेस के टाइम पे कम मिलती थी, लेकिन साथ साथ आप ये भी देख लें कि उस समय पैसे का मूल्य क्या था, मूल्य वृद्धि की क्या स्थिति थी, उस समय गेहूं बाजरा आदि का रेट क्या था, और बढ़ी है, मूल्य वृद्धि भी बढ़ी है, लोगों का विकास के साधन भी बढ़े हैं, लगातार बढ़ते रहे हैं, और कांग्रेस के टाइम पे भी बढ़ी है राशि, आज भी बढ़ी है। लेकिन आज अधिक आवश्यकता, आज खेती की लागत भी लगातार बढ़ी है। उस समय खेती की लागत इतनी नहीं थी, आज खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, पैदावार घट रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की आवश्यकता है, वो नहीं बढ़ाया गया। और आज जो आपने कहा, आज मुख्यमंत्री जी के भाषण की अगर मैं बात करूं तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, इसके बीच में भी नहीं जाना चाहूँगा। उन्होंने कांग्रेस के समय की सारी बातें कही, इन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, कांग्रेस ने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं। अगर ये कहोगे तो ट्रैक्टर इनके परिवार ने नहीं बनाए, हार्वेस्टर भी इन्होंने नहीं बनाए, ये सारी चीजें हैं। लगा विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। कितने सालों तक तुलना होती रहेगी? कितने सालों तक बिना कंपैरिजन के तो आप अच्छा बुरा तय नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं वही कहूँगा, मैं वही कहूँगा, ये तो कंपैरिजन से तय होगा ना। मैं वही कहूँगा, कितने सालों तक हम चलते रहेंगे। आज आवश्यकता थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लगातार सूखा पड़ा, और उस समय लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र की यूपीए की सरकार के खिलाफ बोलते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज उनके खिलाफ बोलें, उनकी सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, उनको चाहिए था कि विपक्ष के लोगों को भी साथ लेते और पूरा प्रदेश का एक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक दलों का एक समूह ले जा करके वहाँ केंद्र में मिलते। आज छत्तीसगढ़ में, जैसा कि आपने भी बताया कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने डिमांड भेजी रमन सिंह जी ने, और केंद्रीय अध्ययन दल छत्तीसगढ़ में दौरे पर पहुंच गए। ये पहली बार हुआ है इतने लेट मध्य प्रदेश में केंद्रीय अध्ययन दल दौरे पर नहीं आया। आज की स्थिति, पहले भी सूखा पड़ा था, अब 2003 में सूखे की स्थिति थी, 2003 में इतने राहत कार्य चलाए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आज मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है, और मैं ये कह भी रहा हूँ कि कितनी ही राहत की व्यवस्था कर लें, अगर अलग से पृथक से राहत कार्य नहीं चलाए गए तो लोग काम के अभाव में हजारों लोग, ये चूंकि राजनीतिक बात नहीं है, अगर आप मेरे साथ चले तो मैं बता दूं कितने लोगों का पलायन हुआ है। हमारे 20 से लेकर के 35-40 वर्ष के ज्यादातर लोग केरल, बॉम्बे, गोवा ऐसी जगह पे चले गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कई जगह लोग राजस्थान से लगे हुए इलाके में राजस्थान से पानी पी रहे हैं। ये मैं बुराई की दृष्टि से नहीं कह रहा, हमें इससे उठ करके सोचना चाहिए कि हम कैसे अच्छा कर सके, कैसे जो शासन की योजना है उनके क्रियान्वयन में कैसे। आप मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक, आपका अच्छा अनुभव है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या करते अगर जो आप राज्य सरकार के पास जो निश्चित राशि है उस राशि से ही वो किसानों की मदद कर पाएंगे, क्या ऐसा सलूशन निकालें, कौन सी जादू की छड़ी घुमाएं जिससे किसानों को राहत मिल जाए। लेकिन हमारे साथ कुछ दर्शक हैं, झाबुआ से रजत जी हैं। रजत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल ये था कि मुआवजा और जो बिजली के बिलों का भुगतान ये माफ करते हैं, क्या यही उपाय है? इसका कोई परमानेंट उपाय नहीं हो सकता कि खेतों में नहरें निकाल दी जाए या फिर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों का भला हो सके?
जी रावत जी चूंकि किसान परिवार से ही आते हैं, हम उन्हीं से उत्तर ले लेंगे। हमारे साथ दतिया से एक और दर्शक हैं, आनंद जी आपका स्वागत है, सवाल करें। यहाँ 13 साल से नहर निकली हुई है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा उसमें। जी सिलवानी से हमारे साथ एक और दर्शक है, अरविंद जी स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता है कट गया। रावत जी, जो दर्शकों ने सवाल किया है, आप अच्छा खासा आपको अनुभव है, खेती किसानी का अनुभव है, हम चाहेंगे आप ही उत्तर दे दें। और आपसे मैंने सवाल किया था कि ऐसा क्या करें, आप ही उपाय बताएं, अगर आप सत्ता पक्ष में होते तो क्या सलाह देते? देखिए, आज पूरा प्रदेश सूखे की संकट, सूखे की मार से असहनीय पीड़ा में किसान गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता कि सत्ता पक्ष को चाहिए कि विपक्ष को विश्वास में लेकर के प्रदेश के बौद्धिक और कृषि वैज्ञानिकों को साथ में लेकर के सभी जगह फील्ड में जाकर के भ्रमण करें और सभी किसानों से चर्चा करें कि किस तरह से हम खेती की प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। आज तक सत्ता पक्ष ने कभी विपक्ष से न तो सहयोग मांगा, न विचार किया, न विपक्ष को विश्वास में लेना चाहता। कई बातें हैं, आज जैसे भाषण की बात करूं, मैं बुराई की दृष्टि से नहीं कहना चाह रहा। उन्होंने तुलना की और कहा कि कांग्रेस के टाइम पे केवल असिंचित को मिलता था, सिंचित को मिलता ही नहीं था। ये गलत है, इसका पूरा देखें। मैं अभी भी बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस समय मुआवजा कम था, आज राशि कई गुना बढ़ी है, लेकिन पहले सिंचित की भी व्यवस्था थी, असिंचित की भी व्यवस्था थी। मनरेगा की बात उन्होंने कही कि अगर मोदी जी ने 100 के बजाय 150 दिन कर दिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैंने मुख्यमंत्री जी को टोका भी था कि आप ऐसी बातें न करें, ये भी यूपीए के टाइम में हो गई थी। आपने जो कहा, एक दर्शक ने जो कहा, सबसे ज्यादा आवश्यकता है, हमें सबसे ज्यादा बल देना चाहिए कि हम सिंचाई के साधनों में लगातार विस्तार करें, लगातार वृद्धि करें और लगातार बढ़ाएं, जिससे किसानों को असमय उत्पन्न सूखे की स्थिति या इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े। जैसे समय समय पर बात आई है, नदी जोड़ने का कार्यक्रम है, इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम। नदी जोड़ने की बात रावत जी आप बिल्कुल सही है, अटल जी के समय नदी जोड़ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब यूपीए की सरकार आई तो उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। नहीं, तो अब आप कर सकते हैं, कई परिस्थितियां ऐसी हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं यही तो कह रहा हूं कि राजनीति से उठ करके हमें बात करना पड़ेगी कि हम किसान का भला कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर ये कहेंगे तो आज की स्थिति में बहुत ज्यादा आवश्यक है कि भले आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, प्रदेश की केंद्र की यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का ऋण भी माफ किया। अगर मैं ये कहूंगा तो ये राजनीति हो जाएगी, लेकिन आज प्रदेश की क्या स्थिति है, आज आवश्यक है हम किसान को आत्महत्या करने से कैसे रोकें। किसान के ऐसे परिवार जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, उनके स्वावलंबन के लिए हम क्या क्या करें। आपने राशियां तो बढ़ाई, आपने आरबीसी 6.4 में संशोधन किए, राशियां बढ़ाई, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं या हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जिन पर कर्ज है, उनको भी हम आरबीसी में जोड़ दें, तो मैं समझता हूं कि कोई गलत नहीं है। बिल्कुल, हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि हम किसान के, जैसा मैंने कहा कि आज कई परिवार ऐसे हैं, मैं उदाहरण भी दे सकता हूं, लिस्ट भी बना सकता हूं, कई परिवार ऐसे हैं कि जिनके बच्चों को पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी, जो पढ़ना चाहते हैं, डीएड की पढ़ाई, नर्सिंग की पढ़ाई, एमबीए की पढ़ाई, सिर्फ इसलिए कि फसलें नष्ट हो गई, उनके माँ बाप आगे की फीस जमा नहीं कर सकते और वो फीस वापस भी नहीं मिल रही। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम अलग कई जगह से कटौती करें, लेकिन हम बच्चों को पढ़ने से बैठने न दें। इस तरह की स्थिति, एक माहौल तैयार करना चाहिए कि किसान अपने साथ सभी जनप्रतिनिधियों को समझे, सभी जनप्रतिनिधियों का साथ लेकर के चले। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को भेजा, अच्छी बात है, लेकिन 2 से 30 एमएलए पूरे प्रदेश में, चलो कांग्रेस के एमएलए की न सुने, क्या बीजेपी के एमएलए फील्ड में नहीं जाते? निश्चित रूप से जाते हैं, हर जनप्रतिनिधि लगातार दौरा करता है। उन्होंने अधिकारी भेजे तो कम से कम एमएलए की बात ही सामने ला करके, एमएलए के चर्चा करके, एमएलए जितना ही अच्छी तरह से जानकारी सरकार को दे सकता है, मैं समझता हूं कि फील्ड का अधिकारी एक दिन के दौरे के बाद नहीं दे सकता। रावत जी, हम आपके पास फिर आएंगे, हमारे साथ कुछ अलग अलग और दर्शक हैं। छिंदवाड़ा से अरविंद जी अपना सवाल करें। अरे एक घोटाला कर दीजिए ना, ताकि किसानों को ये तृतीय श्रेणी का वेतन मिलेगा। आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ रही अरविंद जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक घोटाला कर दीजिए ताकि किसानों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का वेतन मिल जाए, तो आत्महत्या करें। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक हैं जतरी से मुन्ना जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ श्रीमान जी, मैं ये कह रहा था कि माननीय शिवराज जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, किसान पुत्र हैं,
क्या किसानों के लिए एक दिन के बजाय 10 दिन का सत्र नहीं बुला सकते थे और उनकी गंभीरता पर बड़े विस्तार से चर्चा करके मरहम नहीं लगा सकते थे किसानों का? किसान सर, मेरी 43 साल की लाइफ में मैंने पहली बार ऐसी अकाल और सूखा देखा है सर। जी मेरा ये सवाल है सर, क्या 10 दिन का सत्र बुला करके सत्ता पक्ष? बिल्कुल आपका सवाल आ गया है। हमारे साथ सत्ता पक्ष से मुकेश जी बैठे हैं, हम उनसे उत्तर ले लेंगे, लेकिन एक और हमारे साथ सागर से दर्शक है विजय जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर ये कहना चाहते हैं सर, हम छोटी सी ज्यादा खेती नहीं, हमारी जगह है सर, पूरा खुदवाया था इसमें कि इसमें भ्रष्टाचार सचिव और सरपंच के द्वारा हुए थे वो, तो कल रात आंधी मिल पाई थी, करीब कर्जा उठाया था 50,000। चलिए आपका सवाल आ गया है मुकेश जी। 2-3 सवाल। एक तो रावत जी ने जो कहा कि आप विधायकों से भी अगर अनुरोध करते, आप लोगों को कहा होगा, हो सकता है विधायक दल की बैठक में, ऐसे समय में जब राजनीति से ऊपर उसकी बात होती तो कांग्रेस के विधायकों को भी अपने विश्वास में लेकर बोलते कि आप लोग भी अपनी तरफ से सर्वे रिपोर्ट बनवाएं, प्रस्तुत करें। एक दूसरा, अभी जो सवाल आया कि कपिल धारा के दौरान जो कुएं हुए, यह एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही, इसके पहले भी मैं किसानों को लेकर कई कार्यक्रम कर चुका हूं, वो है पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार के बीच में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोगों का सर्वे करने जाते हैं तो 1 एकड़ का बकायदे एक रेट फिक्स है, ऐसा दर्शकों की तरफ से आया है कि 1,000 रुपए 1 एकड़ का पटवारी मांगता है। अगर भ्रष्टाचार पे, इस निचले स्तर पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें नकेल कसते तो शायद इतनी त्राही और नहीं मचती। और दूसरा एक ये कि जैसा रावत जी बोल रहे हैं, अगर 2 दिन का सत्र हो जाता, 3 दिन का हो जाता तो शायद और बेहतर उपाय सामने निकल के आ सकते। त्रिपाठी जी, ये जो अफसरों की क्लास ली गई सूखे को लेकर के, अफसरों के साथ जो बैठक की गई वो 3 दिन 4 दिन और सत्र केवल 1 दिन, ये कैसा? 230 विधायक हैं, सबको थोड़ा बोलने का भी मौका दिया जाए तो ये समय बहुत कम है। जी मुकेश जी से ही उत्तर ले नहीं, लेकिन आज जैसे सत्ता पक्ष के विधायकों से जैसे कल चर्चा हो गई थी विधायक दल की बैठक में, और आज प्रतिपक्ष के माननीय विधायकों को पर्याप्त समय दिया गया और लगभग मेरे ख्याल से 22 से 25 माननीय सदस्यों ने उसमें चर्चा में भाग लिया, विपक्ष के, मतलब कांग्रेस पक्ष के और दूसरी अन्य पार्टियों के पक्ष के विधायकों ने। तो लगभग संपूर्ण विधायक जो जितने भी बोलने में रुचि लेते हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने बात भी रखी। रावत जी ने जैसे कहा कि इन्होंने जो सुझाव रखा था कि सभी विधायकों से चर्चा कर ली जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में ये बात, रावत जी भी जानते हैं और अग्निहोत्री जी भी वहाँ बैठे थे, ये कहा कि हम सभी सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों दलों के विधायकों को और सभी दलों के विधायकों को बुलाकर उनसे चर्चा करेंगे। अब चूंकि क्या था कि फौरी तौर पर आपको जल्दी करना था कुछ किसानों के लिए, जिससे कि उनकी निराशा या हताशा में कोई किसान न जाए, इसलिए एक दिन का सत्र बुलाया गया और बजट पारित करना मुख्य उद्देश्य था, जिससे कि राहत राशि का वितरण तत्काल होना चालू हो जाए। जी रावत जी हम आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं। दूसरी, रावत जी ने जैसे कहा कि पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, रावत जी अब तो उम्र में काफी दराज हो गए हैं। नहीं, उम्र दराज नहीं है उनको नहीं, लेकिन एक समय बड़े बागी तेवर के हुआ करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये खुद जब इनकी समस्याओं पर बंदूक तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था तो खुद बंदूक लेकर चले गए थे। वो गिरोह भी था और गिरोह के आगे, हाँ, तो मतलब ही इज क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स हिमसेल्फ, खुद भी करने में काफी सक्षम है जी। और रही दूसरी बात इनकी कि सच्चाई बढ़ाने की, तो रावत जी स्वयं सरकार में रहे उस समय की तत्कालीन सरकार में, उस समय मात्र जब दिग्विजय सिंह का शासन गया उस समय तक 7 लाख हेक्टेयर पर ही सिंचाई होती थी। और ये भी जानते हैं कि सिंचाई विभाग की क्या परिस्थिति हो गई थी, क्या स्थिति हो गई थी, नहरें खत्म हो गई थी, कूलें खत्म हो गई थी। आज स्थिति बदली है, लगभग 36 लाख हेक्टेयर 36 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो गई है। पहले और इसी कारण, हाँ, पहले मात्र 7 लाख, एंड ये चेंज दिस इज कम विद इन 13 ईयर्स, मात्र 12-13 साल में ये चेंज आया है। तो ये बहुत बड़ा चेंज, आप 60 साल में नहीं कर पा, 7 लाख पर पहुंच रहे हो, और कोई व्यक्ति मात्र 13 साल में 7 को 36 पर पहुंचा रहा है, तो आपको प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। भाई कोई व्यक्ति अगर कार्य करे, और ये होना भी चाहिए, दिस इज फॉर मोटिवेशन, आप किसी के उत्प्रेरक भी तो बनिए, कि सिर्फ आलोचक बने रहेंगे। जी, तारीफ अब रावत जी से पूछ लेते हैं
रावत जी तारीफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ दर्शक नहीं, रावत जी करते हैं। आज विधानसभा में उन्होंने की, मुख्यमंत्री जी की तारीफ बड़े खुले मन से की उन्होंने। नहीं, अब चूंकि आपने सारे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं तो रावत जी भी उसका उत्तर तो देंगे ही, लेकिन हमारे साथ दर्शक है रीवा से विद्याधर जी। विद्याधर जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर। जी सर, शिवराज सिंह चौहान जी को सत्र बुलाने की जरूरत कैसे पड़ गई, हमारे समझ में नहीं आ रहा सर। किसानों को राहत देने के लिए मैं, आप कहे तो मैं ही उत्तर दे दूं। किसानों के 7,000 करोड़, जो 8,407 करोड़ का जो बजट पेश हुआ है, उसमें 7,000 करोड़ किसानों को राहत देने के लिए उसमें स्वीकृत हुए। मुकेश जी ऐसे ही है ना? जी हाँ जी 7100 करोड़ और बाकी समायोजन होना है तो वो भी। एक और दर्शक हमारे साथ देवरी से सुधीर जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें संक्षेप में। सर, ये सवाल है कि यहाँ की किसानों की हालत तो बहुत बदतर स्थिति में चल रही है जी। कोई पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति सुधीर जी, शायद सत्र इसीलिए बुलाया गया है, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो हम मुकेश जी से उत्तर लेंगे। लेकिन रावत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुकेश जी ने जो तर्क दिए हैं उससे आप कितने सहमत हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था। मैं अभी तक जो मैंने बात की थी, मैंने अपने अंतर्मन से, आत्मा से बात की थी। जहाँ तक अब जो बात आती है, चूंकि हम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, जैसा कि अग्निहोत्री जी ने भी कहा, हमें इससे ऊपर उठ के आगे आना चाहिए। कल से देख रहे हो आप, अग्निहोत्री जी भी जानते हैं और वह बड़े अच्छे से अध्ययन भी किया है और देखा भी है कि सत्ता पक्ष लगातार इस सत्र को नहीं चलने देने का प्रयास लगातार करता रहा और सत्र चलने के कल से ऐसा कल से प्रदर्शित किया गया संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से भी कि सत्ता पक्ष क्यों रावत जी ऐसा अब ये इसलिए ये राजनीति करने के लिए कि किसानों के हमें मेरी एक बात सुन लो, मेरी एक बात सुन लो। अगर इसकी कहोगे तो मुख्यमंत्री जी के केवल कार्यक्रम निकलवा के देख लो। आज 2 बजे के बाद से मुख्यमंत्री ने सारे कार्यक्रम फिक्स किए हुए थे। उनका सोच था कि हम कांग्रेस पक्ष को इतना उकसाएं कि वो विधानसभा न चलने दें और कांग्रेस पे पूरा ठीकरा थोपें और ये काम करने का न सोचें। 7.5 लाख जैसे जो सिंचाई की बात की, सिंचाई का रकबा बढ़ा है, इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 32.5 लाख सिंचाई का रकबा हुआ है उसमें कुओं की सिंचाई भी सम्मिलित है, कुछ रकबा बढ़ा हुआ है। आपके जितने भी निर्माणाधीन योजना है, विशेष रूप से नर्मदा वैली परियोजना है, नर्मदा वैली परियोजना है, इनका निर्माण कब प्रारंभ हुआ और कब पूर्ण हुआ? ये बात सही है कि 2003 से इनके कार्य प्रारंभ हुए, ये आए तो इन्होंने कार्य को पूर्णता प्रदान की, तो इनके समय में ये रकबा बढ़ा है। लेकिन ये बता दें कि इनके 2004 के आने के बाद इन्होंने कितनी योजनाएं प्रस्तावित की, कितने निर्माण शुरू किए, वो कितने पूर्ण करके इन्होंने रकबा बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसी 4-6 योजनाओं का नाम बता दें तो मैं मान जाऊंगा। रकबा जितना भी बड़ा है, नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी परियोजनाओं के निर्माण के कारण रकबा अधिक से अधिक बढ़ा है। ग्वालियर चंबल संभाग को ही ले लें भाई मुकेश जी, आप ही बता दो, ग्वालियर चंबल संभाग में कौन सी नई परियोजनाओं का निर्माण किया है जिससे रकबा बढ़ा है? रावत जी, शुरुआत होती है लेकिन नाम उसका होता है जो उसको पूर्ण करता है। स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं बताता हूँ उसमें क्या है। जैसे नर्मदा वैली की जो बात की माननीय रावत जी ने, अब आप ये देखिए जो 700 करोड़ की शायद पूरी इनिशियल योजना थी और देरी करते करते उस समय की तत्कालीन सरकारों ने देरी करते करते वो योजना हजारों करोड़ में पहुंच गई। भाई आप वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, आप उसको डिले कर रहे हैं, ये तो आपके विपरीत जा रही बात। आप कितना कर्ज देंगे और कितना ब्याज देंगे, कितना कर्ज लेंगे? तो ये उस समय की तत्कालीन सरकार की गलती है। इस सरकार की ये उपलब्धि है कि मतलब इस सरकार ने बहुत जल्दी उन योजनाओं को पूरा किया और उन योजनाओं का लाभ ग्राउंड लेवल पर पहुंचाया गया। चलिए, रावत जी ने चूंकि बात कही, अब थोड़ा सा समय हो गया है विशेष टिप्पणी का से लेने के, लेकिन हमारे साथ अलग अलग दर्शक हैं। सागर से है पप्पू जी। पप्पू जी आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें, समय समाप्त हो रहा। सर, मेरा एक कहना है सर, आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, जी, किसानों को खास तौर से, जो अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के विधायक हैं, जी, थोड़ा संक्षेप में पप्पू जी। सर, मेरा संक्षेप में है सर कि ऐसे विधायकों के सर वो पैर पड़ने की जगह वहाँ के लोग उनके घरों को घेरें और अपनी समस्याओं को बताएं, और यदि वो नहीं कर सकते हैं तो उनको अगले वाले चुनाव में उनको उतारें। चलिए, आपने अच्छा खासा संदेश दे दिया है। बहुत सारे दर्शक जो हमारे देख रहे होंगे आपका संदेश जरूर सुना होगा। और हमारे साथ 2 विधायक भी बैठे हैं, वो कितना इस पे समर्थन आपको देते हैं हम उनसे पूछ लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है छतरपुर से, श्री प्रकाश जी आपका स्वागत है, आप सवाल करें।
जी मेरा सवाल था कि एक सबसे बड़ी दो समस्या आ रही है, इतना बड़ा मुआवजा मिला मुख्यमंत्री जी ने, अच्छी बात है। मुआवजा अभी मिला नहीं, मुआवजा देंगे। हाँ देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक खातेदार, एक खाता में 3 लोग हैं, ये बड़े भाई को दे रहा है, जो सबसे पहले खातेदार है। 2 लड़ाई की बात ये आएगी सामने, आगे चल के लड़ाई होगी, 2 लोगों को नहीं मिल रहा पैसा। तीसरी सबसे बड़ी बात है जो पटवारी प्राथमिक तौर पर कागज जमा करने में पैसे वसूल रहा है, इनसे रोक लगनी चाहिए। किसी का खाता गड़बड़ा है, उसमें 2-2, 4-4, 5-5 हजार ले रहे हैं। बिजावर में रहने वाला हूँ, बिजार में स्थित है कि पटवारी वसूली कर रहे हैं, कोई शिकायत करने जाता है, कोई सुनवाई नहीं है, इस पे भी रोक लगना चाहिए। पता चला जितना मुआवजा बनना है उससे ज्यादा वो घूस दे अपना काम करवा रहा है। आपका बिल्कुल सवाल आ गया, मुकेश जी सुन रहे हैं, और ये जब भारतीय जनता पार्टी का जो उचित फोरम होगा उसमें वो जो रखेंगे, सरकार है उनकी। मुकेश जी आपने सुन लिया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, जो किसानों को जो सही में परेशान किसान हैं उनको राहत न दे पाने की। हम आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक है सागर से, विनोद जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर, मैं सभी मतलब ये टीवी पर जो लोग बैठे उनसे बताना चाहता हूं कि मैं भी दिन भर सुनता हूं शिवराज सिंह को। आपको किसान की दुर्दशा देखनी है, बिजली का बालों की मनमानी देखनी, तो मानक चौक जरूर आके आप देखिए, सागर जिले में वह गाँव पड़ता है सर। चलिए, आपने भी सवाल कर लिया, आपने एक तरह सुझाव दिया है। अग्निहोत्री जी आपकी क्या विशेष टिप्पणी है? हम चाहेंगे, आपने मुकेश जी को सुना, रावत जी को सुना, खासकर जो सिंचाई का रकबा बढ़ा है उसको लेकर के अलग से। बड़ी सिंचाई का रकबा तो बढ़ा है जी, लेकिन देखिए कोई भी परियोजना यदि है तो किसी न किसी के कार्यकाल में शुरू होती है और पूर्ण फिर किसी और के कार्यकाल में होती है, यदि सरकार बदल जाती है जी। तो ये ऐसा तो ठीक है, लेकिन आज का जो विशेष सत्र की जो बात है, आप विशेष टिप्पणी की बात कर रहे हैं चलते चलते जी, तो आज के सत्र में जो कुछ भी पैसों का इंतजाम किया गया है किसान के राहत के लिए, वो निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी बिना भ्रष्टाचार किए उन तक पहुंचा दें किसानों तक, तो बहुत बड़ी बात है। और आज चर्चा में आखिरी बात कहूँगा, आज चर्चा में एक बहुत अच्छा सुझाव निकल करके आया है कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से थोड़ा बचाने के लिए पशुपालन, दुधारू पशु, उसके अलावा सूकर पालन और मधुमक्खी पालन, इस तरह की जो वैकल्पिक उनके रोजगार की व्यवस्था हो सकती है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकार इस पर ज़्यादा जोर दे। इस तरह का जो सुझाव निकल के आया है, मुझे लगता है सरकार को उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। सुझाव किसकी तरफ से आया है? ये अर्चना चिटनीस जी की तरफ से जी। और कल विधायक दल की बैठक में भी ये बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 2 भैंस देने का प्रावधान है डेयरी प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको 5 या 7 तक कर दिया। चलिए, हम रावत जी से उत्तर जान लेते हैं, लेकिन मुकेश जी अभी एक दर्शक ने कहा, कम से कम आप हमारे दर्शकों को इतना तो बताइए, जो निचले स्तर पे जो प्रति एकड़ वसूली का जो अभियान चल रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? वसूली से उनका तात्पर्य वसूली, पटवारी, तहसीलदार, कानून को मैंने, हम आपका सर्वे तभी करेंगे, अभी रावत जी भी बताएंगे कि किस तरह हो रहा। सर्वे तभी करेंगे जब आप हमको इतना पैसा दोगे। राहत देने में भी होगा रिश्वत के तौर पर जी। नहीं, इस पर अभी आपके सामने 2-3 दर्शकों ने कहा। निश्चित रूप से कुछ शिकायतें कहीं ना कहीं रहती हैं, इतना बड़ा तंत्र है, लेकिन सरकार बहुत विजिलेंट है। और ये जो अधिकारी भेजे गए थे जी, ये जो एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया जिसमें IAS, IPS और IFS, इवन मतलब IPS तक लगाए गए थे, इनको भेजा गया है। तो ये इसीलिए भेजे गए थे कि ये जो तंत्र देखकर आए और जो भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो उसको रोकने की विधि बताएं और रोकने के तरीके बताएं और उस पर अमल चालू हो। रावत जी, 3 दिन का जो मंथन हुआ है उसी के ऊपर। रावत जी, हमारे दर्शक बहुत सारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आज का सत्र हुआ है, चूंकि अंतिम समय हमारा समाप्त हो रहा, आज का जो सत्र हुआ है उसको लेके आप क्या कहेंगे, और जो आने वाला क्या और भी परेशानी किसानों को होने वाली है उसको लेके आपका क्या? मैं आज के सत्र के संबंध में इतना ही कहूँगा कि इस सत्र में पूरी तरह से सूखे पर और किसान की स्थिति में और प्रदेश की भयावह सूखे के कारण उत्पन्न निर्मित स्थिति पर चर्चा होना चाहिए था, और जो आकलन किया गया है उसकी पूरे बजट की व्यवस्था होना चाहिए थी। हमें सत्र के विरोधी नहीं है, लेकिन सत्र में जिस तरह से सत्र आहूत किया गया और सत्र में आहूत का करने के साथ साथ जो विषय रखा गया कि सूखे पर चर्चा, और यहाँ पर सत्ता पक्ष द्वारा सूखे पर चर्चा न करा करके विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया, इसके लिए हम अंतर्मन से दुखी हैं। हमने सर्वसम्मति से विनियोग विधेयक पारित कराया है, राशि के लिए हमने सर्वसम्मति प्रदान की है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार किसानों पर सूखे के कारण किसानों की उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा से भागी है, इसके लिए हम आज बेहद दुखी हैं।
और हम चाहते हैं कि आगे किसानों को संबल मिले, किसानों को राहत मिले और किसानों के साथ किसानों को न्याय मिले। 5 घंटे में कोई चर्चा नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री जी 1 घंटे 20 मिनट बोले, हम चाहते तो 4 घंटे बोल सकते थे, कोई चर्चा नहीं होती। मुकेश जी देखिए, आपको सालों से विधायक, आपको हमको सबको इससे ऊपर, आप पूर्व की सरकारों को देख चुके हैं, तो आपको तो पूरी प्रशंसा करनी चाहिए। आपको हमको सबको इससे ऊपर उठना चाहिए, बहुत शुद्ध मन से शुद्ध मन से ऊपर। और आप बार-बार कह रहे हैं किसानों पर चर्चा नहीं। भाई ये बजट किसके लिए पारित किया गया? किसानों के लिए पारित किया गया। अब आप टिप्पणी नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए। नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? आपकी आदत में, आप वरिष्ठ हैं, आप जो कहेंगे आपकी आदत में शुद्ध मन से ऊपर उठ के बात करना चाहिए। बात कर, हम राजनीतिक मानने को तैयार है। राजनीतिक भाषा न मैंने बोली है, न बोलना चाहता हूँ। मैंने ये बात सदन में भी कही और यहाँ भी कह रहा हूँ। आप अग्रज हैं। किसानों के प्रति दर्द किसी के मन में नहीं है। मुख्यमंत्री दर्द मतलब क्या कहने का मतलब कि किसी के मन में नहीं, किसी भी राजनेता के मन में नहीं। मतलब आप भी शामिल हो गए। सब होता है। तो राजनीतिक बातें करना ही नहीं चाहिए। हमें राजनीति से उठ करके इसके ऊपर बात करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। कई बातें हैं, जैसे जो बात आई सुझावों की, सुझावों का इतने कम समय में चर्चा का समय नहीं हो पाता, चर्चा की बात ही शुरू नहीं हो पाती, उसके बीच में तो बोलना बंद कर दिया जाता था। क्या क्या होना चाहिए थी, हम क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या स्थिति है। हम पशु भी पालेंगे तो किस तरह से पालेंगे, पशुओं को किस तरह से रखेंगे। और आज जो पटवारियों की स्थिति है, आज जो सर्वे की स्थिति है, मध्य प्रदेश में कहीं भी सर्वे हुआ है, मुकेश जी आप भी बता दो अच्छे मन से कि सर्वे जहां जहां किया गया है कहीं भी नुकसानी का प्रतिशत नहीं लिखा गया, कहीं भी सूची बना करके ग्राम सभा की बैठक में नहीं बताया गया डोंडी पीट करके कि इस किसान का इतना नुकसान हुआ है। कोई मेरी विधानसभा एक किसान एक गलत बात नहीं, एक किसान, आप विश्वास करें, मेरी विधानसभा में बकायदा परसेंटेज नापकर पूरा लिखित में सारी परसेंटेज बताकर पूरा सर्वे किया जाए। आप अगर मुझे सुबह 4 गांवों की कॉपी मंगा करके फैक्ट से सुबह दिखा दोगे कि इतने परसेंटेज नुकसान दिखाया है, मैं तो तुम्हें धन्यवाद दूंगा। कम से कम हमारी जो चर्चा हुई उसमें ये तो बात आई कि कल के तक भी हमारी इस जो आज मैंने विषय रखा है स्वराज एक्सप्रेस में, वो कल तक भी इस चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि मुकेश जी एक सूची बुला के रावत जी को देंगे। रावत जी, आप हमारे इस चर्चा में आपने भाग लिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की विधानसभा के विशेष सत्र और सत्र के दौरान हुए जबरदस्त हंगामे की। वाकई कितनी हैरानी की बात है कि किसानों को राहत देने के लिए बुलाए गए विशेष सत्र पर भी किसानों के नाम पर ही विरोध करता रहा, जबकि राजनीति के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि विपक्ष का धर्म और मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही है। विपक्ष के ये समय विरोध की बजाय सरकार को साथ आगे आकर किसानों की मदद करने का है, तो दूसरी तरफ सरकार को भी किसानों के लिए मदद के लिए अपने विपक्ष को भी अपने समर्थन में लेना था, अपने विश्वास में लेना था। स्वास्थ्य और स्वच्छ राजनीति के जरिए जनता का भरोसा जीतने और लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी के साथ भूमिका को भी समझाने का है, ताकि सियासत पर फिर कभी स्वार्थी और असंवेदनशील होने का दाग न लग सके। जरूरत तो सरकार के दूसरे मंत्रियों और नौकरशाहों को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा, संवेदनशीलता और कार्यशैली से सीखने की है, ताकि जमीनी स्तर पर, या यूं फिर कहे कि असल मायने में हौसला और हिम्मत दोनों हार चुके किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वो इस सदमे से उबरकर एक बार फिर बेपटरी हुई जिंदगी की गाड़ी को फिर से पटरी में वापस लाके। आखिर में स्वराज एक्सप्रेस से हुक्मरानों को यही संदेश है कि वो नंगे बदन खेत जोतता है, मायूस नजरों से अपने सूखे खेतों को देखता है, आने वाले अकाल की आहट को सुनता है, चुकेगा कर्ज कैसे यही सोचता है, नंगे पांव मगर वह खेत जोतता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Program is sponsored by CXCT. एक नवंबर सन 2000 अटल जी ने दिया छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य। डॉक्टर रमन सिंह ने किया राज्य का विकास। राज्य के जनगण की मेहनत और प्रयासों से 15 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य। हुए कई उल्लेखनीय कार्य। पिछले 12 वर्षों में हुआ 27,000 किलोमीटर से भी अधिक रोड का निर्माण, कई फ्लाईओवर और पुल पुलियों का भी निर्माण। खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी अधिनियम से सुनिश्चित हुई खाद्यान्न की सुरक्षा और देश की सबसे सफल सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ राज्य में
राज्य के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु लागू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। शिशु मृत्यु दर घटकर 63 से हुई 46 और मातृ मृत्यु दर 360 से घटकर हुई 230। 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। एम्स, IIIT, IIM और लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना से छत्तीसगढ़ की चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और चिरायु योजना से प्रदेश के हजारों बच्चे लाभान्वित। वर्ष 2003 की तुलना में विद्युत उत्पादन क्षमता हुई 2 गुनी से भी ज्यादा। किसानों को सिंचाई पंप हेतु 6000 से 7500 यूनिट बिजली निःशुल्क। अब प्रदेश में सिंचाई का रकबा 22% से बढ़कर हुआ 34%। जन जन से सतत संपर्क के लिए ग्राम स्वराज, नगर स्वराज, विकास यात्रा, लोक स्वराज, जन दर्शन अभियान और सोशल मीडिया का प्रयोग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मापदंड में छत्तीसगढ़ बना देश का 4था राज्य। औद्योगिक विकास के लिए राज्य में